नमस्कार, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कंटेम्प्रेरी टाइम्स के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के कंटेंट रेडी नहीं हो पाए बिकॉज ये नया सब्जेक्ट है और इसका पूरा सिलेबस चेंज कर दिया गया है। फिर भी आपको मैं एसओएल की बुक से जो कंटेंट है, जो थीम है, वो समझाऊंगा और जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बताता चलूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। आपके पूरे सिलेबस में 4 चैप्टर दिए गए हैं और ये चारों चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सभी चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है। आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में से आपको क्या पढ़ना है? फर्स्ट चैप्टर है 19वीं सदी में दिल्ली, यानी कि मुगल दरबार के टाइम पे दिल्ली का कैसे विकास हुआ, कंपनी राज के दौरान, और 1857 की जब क्रांति हुई, 1857 का जब रिवोल्ट हुआ, वो दिल्ली में ही हुआ और इसके क्या आउटकम निकले। तो इन सभी घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, शाहजहानाबाद के रूप में दिल्ली को शाहजहाँ के द्वारा विकास किया गया और मुगल टाइम से ही दिल्ली के अंदर ऐसे भव्य इमारत बनाए गए, अब वो चाहे लाल किला हो, चाहे वो जामा मस्जिद हो, तो ऐसे ऐसे किले बनाए गए जो दिल्ली को मुगल टाइम से ही काफ़ी फेमस कर देता है। तो जब अंग्रेज भारत के अंदर आते हैं तो उनको अब ये लगता है कि बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन किया गया और अंग्रेजों को अब ऐसा लगा कि बंगाल विभाजन के बाद अब पूरी इमेज खराब हो चुकी है, क्यों ना अब बंगाल से राजधानी शिफ्ट कर दिया जाए दिल्ली को और भारत की राजधानी दिल्ली बना दिया जाए। तो मुगल शासन के टाइम से ही ये डेवलपमेंट किया गया, जिसका फायदा अब अंग्रेज उठाना चाह रहे थे और अंग्रेजों के द्वारा 1911 में ही दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। लेकिन मुगलों ने अपनी राजधानी आगरा को रखा और उनको भी ये लग गया था कि भाई अब आगरा नहीं, अब दिल्ली होनी चाहिए। तो मुगलों ने भी ये काम किया था अपने टाइम पे और आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर लिया था और यही काम अब अंग्रेजों ने किया। मुगलों ने ये काम कठोर गर्मी के कारण किया था क्योंकि उस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी आगरा के अंदर। इसी गर्मी से बचने के लिए उन्होंने दिल्ली में शिफ्ट कर लिया। बाकी सुरक्षा की दृष्टि से एंड प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए एंड हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पॉपुलेशन भी यहाँ की कम थी, दिल्ली को उस टाइम पे काफ़ी अच्छा माना गया। शाहजहाँ ने इस तरीके से इस दिल्ली को बसाया जिसके बारे में फ्रांसवा वर्नियर एक यात्री था, इसने अपनी बुक के अंदर इसका जिक्र किया है। तो ये चीज़ आपको अपने आंसर में जरूर जिक्र करना है। आप इस इमेज को देखिए, ये 19वीं सेंचुरी के दौरान चांदनी चौक की इमेज है। चांदनी चौक इस तरीके से डेवलप किया गया था 19वीं सेंचुरी में। आज भी अगर आप चांदनी चौक जाओगे तो भीड़ भाड़ का इलाका है, पूरा मार्केट है, पतली पतली संकरी सी गलियां हैं। ये उस टाइम पे ही डेवलप किया गया था मुगलों के टाइम पे और आज भी इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही है। तो उस टाइम पे ये बनाई गई ये सारी स्ट्रक्चर जिसके अंदर लाल पत्थर का यूज़ किया जाना, ऐसे ईंटों का यूज़ किया जाना जो दिल्ली को और सभी इलाकों से अलग कर देता है। एंड इसके बाद एक मेन पॉइंट है वो दिल्ली पुनर्जागरण का केंद्र। पुनर्जागरण का मतलब होता है कि पूरे भारत में एक नई उम्मीद जगाने वाला जो सेंटर था वो दिल्ली था, क्योंकि दिल्ली के अंदर दिल्ली कॉलेज की स्थापना करी गई, दिल्ली के अंदर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई और प्रिंटिंग प्रेस की स्टैब्लिशमेंट के बाद कई सारे साहित्यों का छपना और उन साहित्यों यानी कि उन लिटरेचर का लोगों के द्वारा पढ़ा जाना लोगों को जगाने का काम करता है। मुगल टाइम में तो ठीक था, बट मुगल से पहले लिटरेचर पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया जिसकी वजह से लोगों में जागरूकता नहीं फैल पाए। अब दिल्ली के अंदर यही पुनर्जागरण का काल आता है जिसमें साहित्य छपना स्टार्ट होते हैं, शिक्षण केंद्र खुलते हैं और इसी को दिल्ली कॉलेज के नाम से जाना जाता है। जब भी दिल्ली कॉलेज खोला जाता है 1829 के आसपास का टाइम था और इसी टाइम पे दिल्ली के बाहर के लोग आके दिल्ली के अंदर पढ़ने लग गए और इसके फादर कहलाए CF एंड्रूज, यानी कि इन्हीं के द्वारा दिल्ली पुनर्जागरण का कॉन्सेप्ट दिया गया। उर्दू साहित्य हो या अंग्रेजी हो, अलग अलग रीजनल लैंग्वेज हो, इन सब को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया। आप इस इमेज को देखिए, ये इमेज है दिल्ली कॉलेज का जिसके सोर्सेस हमें आज भी दिखते हैं। इस सांस्कृतिक माहौल में अंग्रेजों, मुस्लिम उमरा, हिंदू कायस्थों, खत्रियों, इन सब के बीच भाईचारे का माहौल था। और सैयद अहमद खान ने ये बताया 1896 के अंदर अपनी बुक द रूइंस ऑफ द सिटीज़ ऑफ दिल्ली, इसमें इन्होंने ये बताया कि कुतुब मीनार जो है इसका एक हिस्सा हिंदू शासक के द्वारा बनाया गया था, जिसको दुनिया जानती है शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया है। तो दिल्ली के अंदर मुगलों का कंट्रीब्यूशन रहा और टाउन प्लानिंग इस तरीके से की गई जो दिल्ली अपने लोकेशन में काफ़ी छोटा सा दिखने में लगा, लेकिन इसको काफ़ी खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया जिसके अंदर मुगलों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन टाउन प्लानिंग तो की गई जिसमें मुगलों का, अंग्रेजों का योगदान रहा, नो डाउट, लेकिन अलग अलग तरीके से जो धार्मिक उत्पाद किए गए अब इससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिकता के बीज बो दिए गए और आगे आने वाले टाइम में इसने भारत के अंदर रिवोल्ट कर दिया। नो डाउट कि सड़कें अच्छी तरीके से बनाई गई थी, भवनें अच्छी तरीके से बनाए गए थे, सिंचाई व्यवस्था ठीक थी, यहाँ का पब्लिक हेल्थ सिस्टम ठीक था, पानी की व्यवस्था थी, इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से बना दी गई थी। लेकिन इन सब के ठीक होने के बावजूद भी 1857 में दिल्ली के अंदर क्रांति हुई। तो फाइनली 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ, इसके रीजंस क्या थे, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो 1857 का रिवोल्ट मंगल पांडे के द्वारा जब 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया और यहीं से उस चिंगारी ने आग पकड़ ली
फाइनली 10 मई 1857 को ये क्रांति स्टार्ट हुई और 1857 क्रांति के अंदर भारतीय लोगों ने पूरी अंग्रेजों की नींव हिला दी। इस क्रांति के अंदर अंग्रेजी सैनिकों पर अटैक करना, अंग्रेजों के जो रिसोर्सेज थे उनको लूट लेना, अंधाधुंध तरीके से हत्याएं की गई इस टाइम पे। तो 1857 क्रांति में हमें सफलता मिलनी चाहिए थी, बट वो सफलता नहीं मिल पाए क्योंकि कम्युनिकेशन के साधन हो गए, ज़्यादातर जो रिसोर्सेज हो गए, इन सब के ऊपर अंग्रेजों का ही अधिकार था, जिसके कारण से ये 1857 क्रांति फेल हो गई। डेट के पहले भी हो गई थी और कुछ गद्दार जो कि जमींदार वगैरह थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दे दिया। 1857 क्रांति तो सफल नहीं हो पाई, भारत आजाद तो इस टाइम पे नहीं हो पाया, लेकिन 1858 के अंदर अब ये पूरा रूल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटेन की महारानी ने अपने हाथ में ले लिया। यानी कि अब वो टाइम था जब अब डायरेक्ट रूल भारत के अंदर स्टैब्लिशमेंट कर दिया गया। तो 1857 क्रांति क्या कारण था, ये सब आप क्लास 12 में पढ़कर आए हो, ये सब बताने की जरूरत तो है नहीं, बिल्कुल ताज़ा है ये। तो सेम आपको वो सारे रीजन्स लिखना है इसके अंदर कि क्यों क्रांति हुई थी, डेट से पहले हो जाना, एंड कुछ लोगों का अंग्रेजों का साथ देना, भारतीय लोगों पर इतने रिसोर्सेज ना होना कि वो अंग्रेजों से भिड़ पाए, एंड एक लीडरशिप की कमी होना। बाजीराव पेशवा को इसका लीडरशिप दिया गया बट वो कमजोर साबित हुए, जिसके वजह से ये रिवोल्ट यानी क्रांति फेल हो गई। तो ये आपको कुछ रीजन्स बताना है। दिल्ली कॉलेज ने आधुनिक दिल्ली के निर्माण में अपने कौन कौन से योगदान दिए, आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो दिल्ली कॉलेज का जो पॉइंट है बुक के अंदर, बस उसको एक बार रीड जरूर कर लेना। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। एंड इसके बाद हम देखते हैं सेकंड चैप्टर हमारा शाही विचारधारा और शहरी संरचना, यानी कि नई दिल्ली के अंदर अब प्लानिंग कैसे की जा रही है। यानी कि सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे यही थी कि आखिर दिल्ली को राजधानी क्यों बनाना पड़ा, जो कि पहले कोलकाता हुआ करती थी। पहले आपको मैं इसके रीजन्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1906 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को डिवाइड कर दिया गया और पहली बार ऐसा था कि हिंदू और मुस्लिम के आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया। और इस विभाजन के बाद नो डाउट कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में आपस में भड़स पैदा हो गई थी और इससे लोगों में गुस्सा भी था। बंगाल वो जगह है जहाँ पे अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना शासन स्थापित किया। बंगाल की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ थी, काफ़ी फर्टाइल ज़मीन थी, तो फसलों से, खेती बाड़ी से वो दबा के टैक्स कमाया करते थे, तो यहाँ से उनको फ़ायदा था। लेकिन जैसे ही बंगाल का पार्टीशन हुआ, इमेज खराब हुई और फाइनली 17 जून 1911 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग को बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा अब राजधानी दिल्ली बना दिया गया और कहा गया कि बंगाल से जो इमेज खराब हुई उसको ठीक करना है। फाइनली जो पार्टीशन जो हुआ था उसको वापस लिया जाए। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसको 1909 में ही ठीक कर दिया गया और फाइनली 1911 तक आते आते ये सारी व्यवस्थाएं ठीक हो गई और फाइनली दिल्ली को भारत का राजधानी बना दिया गया। तो राजधानी बनाने के अपने क्या क्या रीजन्स थे, आपको मैं सारे वो रीजन्स बता देता हूँ कि किन कारणों से दिल्ली को राजधानी बनाया गया। देखो सबसे पहले जो रीजन था वो है जियोग्राफिकल सेंट्रलाइजेशन, यानी कि भारत के बिल्कुल सेंटर में है दिल्ली और कोलकाता ईस्ट में पड़ जाता था। इस वजह से भी दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया और न्यू दिल्ली भारत के नॉर्थन पार्ट में है, जो कि एक ऐसे एरिया में लोकेटेड है जिससे पूरे भारत पर कंट्रोल किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस काफ़ी एफिशिएंसी के साथ काम कर सकती है, इस वजह से भी कैपिटल को चेंज कर दिया गया। एंड इसके बाद स्ट्रेटजिक लोकेशन। देखो न्यू दिल्ली ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे काफ़ी रिच एग्रीकल्चर लैंड्स हैं एंड यहाँ पे नॉर्थन प्लेन्स वगैरह है, इसलिए अंग्रेजों को लगा कि चेंज करना फ़ायदेमंद रहेगा और यहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है हमें, रिसोर्सेज है, ट्रेड रूट्स है यहाँ पे, जो कि अंग्रेजों को फ़ायदा देगी। तो स्ट्रेटजिक लोकेशन यानी कि रणनीतिक फ़ायदे के लिए भी चेंज किए गए। एंड थर्ड पॉइंट क्या था? इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा को भी बढ़ाता है। देखो ब्रिटिश एम्पायर को सुरक्षा की जरूरत थी और इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली को बना देने से जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था वो सही से समझते थे कि दोबारा कोई ऐसा रिवोल्ट ना हो जाए, अब दिल्ली में ही हमें शासन करना होगा ताकि ब्रिटिश एम्पायर को जो प्रॉब्लम आती है उसको उसी टाइम ठीक कर दिया जाए। क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर उस टाइम पे कोलकाता में हुआ करता था और दिल्ली में 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, तो अंग्रेजों को यही लगा कि अब भाई हम दिल्ली में ही शासन करेंगे, क्योंकि दिल्ली का रिवोल्ट वो देख चुके थे। अब उनको ये लग रहा था कि फिर से ऐसा कोई रिवोल्ट ना हो जाए, इसलिए दिल्ली में ही हम रूल करेंगे और दिल्ली से ही पूरे भारत को सेंट्रलाइज तरीके से हम कंट्रोल करेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है? सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि दिल्ली से वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बट कोलकाता से नहीं। कोलकाता ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतीक बन चुका था कि भाई कोलकाता में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वहाँ पे उसने शासन किया। अब जो भी अत्याचार किए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाने लग गए, इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म किया। तो यहाँ से उन्होंने कोलकाता को भी ख़त्म कर दिया अपनी राजधानी और उन्होंने दिल्ली शिफ्ट कर दिया। इसी वजह से दिल्ली को एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में जाना गया। एंड नेक्स्ट है आर्किटेक्चर एंड अर्बन प्लानिंग। देखो दिल्ली को इस तरीके से आर्किटेक्चर के द्वारा प्लानिंग की गई, अर्बन प्लानिंग की गई, जिसके अंदर सर एडविन लुटियंस के द्वारा अपना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया गया। आज जो दिल्ली आपको बसी हुई दिख रही है वो सर एडविन लुटियंस के द्वारा ही डिजाइन की गई थी। तो दिल्ली का आर्किटेक्चर पे एंड अर्बन प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। आर्किटेक्चर मतलब स्थापत्य कला और शहर प्लानिंग पे और नगर योजनाओं पे। एंड 6 पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस, दैट मीन्स यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना
काफ़ी आसान हो गया। पूरे दिल्ली से पूरे भारत पे कंट्रोल किया जा सकता है और ऐसा कहा गया दिल्ली जिसके हाथ में पूरा भारत उसका होगा, इसलिए दिल्ली को काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया गया। एंड 7 पॉइंट क्या है, क्लाइमेट। देखो अंग्रेज जो क्लाइमेट चाहते थे उनको वो दिल्ली में मिल रहा था, बंगाल में नहीं। क्यों? क्योंकि कोलकाता की जो क्लाइमेट थी वो काफ़ी अनकंफर्टेबल थी, जो कि ब्रिटिशर्स डेट मीन्स अंग्रेजों के लिए काफ़ी अनहेल्दी था। इसी वजह से उन्होंने कोलकाता से दिल्ली को शिफ्ट कर दिया अपनी कैपिटल। तो ये सारे कुछ रीजंस थे दिल्ली को अपना कैपिटल शिफ्ट करने का। बाकी दिल्ली में रेलवे लाइन्स बिछाई गई, पहाड़गंज को जोड़ा गया इसमें। तो ये सारी एक्टिविटीज़ अंग्रेजों के द्वारा की जा रही थी। बाकी दिल्ली में जो टाउन प्लानिंग की गई इसके ऊपर एक क्वेश्चन अलग से आ जाता है। देखो 1912 में आर्किटेक्चर को काम सौंपा गया और वो आर्किटेक्चर था सर लुटियंस और सर बेकर। इनको ये काम सौंपा गया कि भाई देखो ये हमारी प्यारी सी दिल्ली है और इस पूरे दिल्ली को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि देखने वाले देखते रह जाए, क्योंकि भाई अब यहाँ पे अंग्रेज रह रहे हैं और जहाँ पे अंग्रेज रहेंगे उसको मस्त तरीके से बसाना है। और सर लुटियंस और वेकर के द्वारा डिजाइन किया गया आज जो हम राष्ट्रपति भवन देखते हैं, वो सारी रोडें जो सड़कें दिख रही है आपको, ये सब के सब सर लुटियंस के द्वारा ही डिजाइन की गई है। आप इस इमेज में देखिए, ये देखो आप, यहाँ का रोड भी इस तरीके से प्लान किया गया था ताकि कभी ट्रैफिक ना लगे। अगर आप सीधे जाओगे तो आप इंडिया गेट पहुंच जाओगे, अगर आप इस तरफ जाओगे तो राष्ट्रपति भवन पहुंच जाओगे। और सर लुटियंस जोन्स में ही सारे वो भवनें हैं, राष्ट्रपति भवन हो गया, इंडिया गेट हो गया, यहाँ पे नेशनल म्यूजियम है एंड सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, तमाम वो चीज़ें हैं वो लुटियंस जोन्स में ही बना दी गई। और लुटियंस जोन्स को काफ़ी पोज एरिया माना जाता है, जहाँ पे अंग्रेज और अंग्रेजों के बाद भारतीय लोग भी रहना पसंद करते थे। होड़ सी मच गई थी उनमें। तो ये आपको इमेज यहाँ पे दिख रही है, ये सारी इमेज लुटियन जोन के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन हो गया, ये सारी चीज़ें बसाई गई है यानी कि बनाई गई है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए वो है राजधानी को कोलकाता से नई दिल्ली आखिर क्यों स्थानांतरित डेट मींस शिफ्ट कर दिया गया, उन कारणों को बताइए। तो इस चैप्टर से यही कारण आता है। एंड इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर वो है 1947 में न्यू दिल्ली डेट मींस दिल्ली विभाजन और उसके परिणाम बताना है हमें। जो पार्टीशन हुआ था भारत का उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा दिल्ली पे। देखो दिल्ली, पंजाब, अमृतसर, उधर बंगाल, ये कुछ एरिया थे जो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड थे पार्टीशन से, बट हमें बताना है मेन दिल्ली को सेंट्रलाइज करके। देखो इस टाइम की अगर बात करें हम तो पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों, पारसियों, अन्य छोटे समुदायों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। अगस्त 1947 के एंड तक ऐसे लोग जो पाकिस्तान में सताए जा रहे थे वो पाकिस्तान को छोड़कर वो भारत में आने लग गए और यहाँ से जो रिफ्यूजीज है उनकी संख्या बढ़ते चले गई। और ये रिफ्यूजीज जिनको हम शरणार्थी कहते हैं, ये सताए जाने की वजह से ही भारत में आ रहे थे। अब इनको खतरा हो गया भाई, अब ये रहे तो रहेगा। ये सारे लोग भारत के दिल्ली में आके बसे, मोस्टली लोग जो कि स्कूल्स में, मंदिरों में, गिरजाघर के अंदर एंड गुरुद्वारे के अंदर एक एक करके रहने लग गए। और ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया क्योंकि रिसोर्सेज पे काफ़ी दबाव पड़ रहा था। आखिर हम करें तो करें क्या। तो भारत के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंजेस था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना और ये जो रेफ्यूजीज आए हैं इनको रीसेटलमेंट करना। और इस टाइम पे इन चैलेंजेस को भारत की सरकार ने फेस किया। दिल्ली की हालत बिगड़ते जा रही थी और इसलिए रीसेटलमेंट करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए, जिसमें सबसे पहला काम था इन सांप्रदायिक दंगों को कम करना। क्योंकि गांधी जी की हत्या के बाद माहौल थोड़ा ज़्यादा बिगड़ गया और उस माहौल के बिगड़ जाने के बाद कहानी खत्म नहीं हुई और कहानी यूं ही चलती रही। तो इस चैप्टर में यही क्वेश्चन आता है कि जो शरणार्थी होते हैं, जो रिफ्यूजीज होते हैं, ये भारत में आए तो इनका क्या दुर्दशा रहा, इनके ऊपर क्या बीती, है ना। भारत के अंदर रिफ्यूजीज आने के क्या कारण थे और इनको भारत की सरकार ने कैसे बसाया, यही क्वेश्चन आता है। तो ये सेम आपको पूरी वो कहानी लिख देनी है, पार्टीशन की कहानी, इसमें वो सारी कहानी आएगी। क्योंकि इनके पास कोई अपना घर तो था ही नहीं, इनको किलों में, अलग अलग शिविरों के अंदर बसाया गया था, स्कूल्स के अंदर, गिरजाघरों के अंदर बसाया गया था। ये पूरी कहानी आपको इसमें बताना है। इस चैप्टर में ऐसा और कुछ है नहीं। मेन जो आपका चैप्टर है वो आ जाता है वो नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? समकालीन दिल्ली। ये कंटेम्प्रेरी दिल्ली है और इसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम जानते हैं कंटेम्प्रेरी दिल्ली के बारे में। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट यही है कि दिल्ली का जो टाउन प्लानिंग है वो कैसे हुआ, जो कि हमने पहले भी देखा भी किस तरीके से लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस ये क्षेत्र का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो एरियाज का डेवलपमेंट हुआ है, जो जोन्स में बांटे गए वो बताना है। अभी जो हमने प्रीवियस चैप्टर में शरणार्थी की बात करी, अब वही रिफ्यूजीज का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में भी दिया गया है। तो ये सारे चैप्टर जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले पढ़ लिया तो उसको नेक्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे ही पढ़ोगे। क्योंकि जो रेफ्यूजीज आ रहे थे वो उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब के इलाकों में, फिर वो दिल्ली में आके बस पड़े। अब दिल्ली में आने के भी उनके कुछ कारण थे। कनॉट प्लेस के अंदर एक बुक डीलर था, उसने एक इंसान का इंटरव्यू लिया जो रिफ्यूजीज था। उसके द्वारा एक बात बताई गई कि हम और कहाँ जा सकते हैं। ये लाइन उस रिफ्यूजी के द्वारा कहा जा रहा है। आप देखिए इस तरीके से वो बसा करते थे, आप इस इमेज में देख सकते हो कैसे वो बसे हुए हैं, कैंप लगा के, शिविर लगा के। इनके द्वारा कहा गया कि हम और कहाँ जा सकते हैं। अमृतसर सरहद पर तो सिसक रहा था, डेट मीन्स वहां पर तो ऐसी आग सुलगी हुई पड़ी थी। लुधियाना का विकास नहीं हुआ था, अंबाला में पानी की आपूर्ति नहीं थी, वाटर सप्लाई था ही नहीं। दिल्ली एकमात्र वहाँ उनके पास ऑप्शन था, क्योंकि ये राजधानी और वाणिज्यिक केंद्र ये दोनों थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड एक्टिविटी हुआ करता था
लोगों को रोजगार भी मिल जाता। इसके अलावा इनके कई दोस्त यार रिश्तेदार यहाँ पे रहा करते थे, जिनके कारण से वो दिल्ली में आके बस पड़े। यही कारण था जो इसके द्वारा बताया गया। यहाँ पे विशेष दबाव बना भारत के संसाधनों पर, लेकिन इनके यहाँ से आ जाने से दिल्ली शहर के जो रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, उस पर काफी दबाव पड़ा। नुक्कड़ में, शिविर में, मंदिर में, गुरुद्वारों, स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि सड़कों पर, चबूतरों पर, बगीचों में, खुले स्थान पर शरणार्थी भरे पड़े थे। तो इससे भारत की हालत बिगड़ते जा रही थी। दिल्ली सेंटर में था, इनको बसाना एक चैलेंज हमारे सामने था। ये आपको इसके अंदर बताना है। एंड इसके बाद जो आता है इंपॉर्टेंट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये घटनाएं हाल की घटनाएं हैं जिसको आप रिलेट कर पाओगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे यही है कि समकालीन समय में राजनीतिक उथल पुथल हुए हैं, यानी कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का माहौल आया, और ये कंटेम्प्रेरी टाइम का है। तो इसमें आपको यही बताना है कि जो अलग अलग मूवमेंट्स हुए हैं, जो आंदोलन हुए हैं, तो वो अलग अलग जो मूवमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। जिसमें सबसे पहला मूवमेंट है वो है गोरक्षा आंदोलन, यानी कि काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट। डेट मीन्स गायों को बचाने के लिए आंदोलन किया गया, जिसमें सबसे पहले योगदान दिया दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। एंड इसके बाद 1965 में भी दिल्ली में कई जगह पे बैठकें की गई, आंदोलन किए गए। एंड इसके बाद स्वामी करपात्री जी महाराज के द्वारा, आप इमेज में देखिए, इनके द्वारा भी 1966 में गौ रक्षा आंदोलन की शुरुआत जब की गई, तो गौ रक्षा यानी कि जो गायों को मार दी जाती है, अलग अलग धर्मों के अंदर अलग अलग कहा गया है, तो गौ रक्षा को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में लोग माना करते हैं। गायों की पूजा की जाती है, गाय को माता माना जाता है, और इसीलिए गायों को मारने से बचाने के लिए गौ रक्षा आंदोलन चलाया गया 1966 में इनके द्वारा, जिनका नाम क्या था, करपात्री जी महाराज। 7 नवंबर 1966 का टाइम था जब 1,20,000 लोग संसदीय परिसर यानी संसद भवन के बाहर भरी सभा में खड़े हुए, और इनके द्वारा ये मुहिम छेड़ी गई। इसके बाद जो सबसे बड़ी घटना है, ये चीज तो अभी भी हमें कॉलेज के अंदर बताया जाता है, और मेरे पापा जी मुझे बताते हैं ये कहानी। मैं तो 1999 में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन इससे पहले 1990 में यह घटना हो गई थी। हुआ क्या था ये घटना, देखो 1990 का आरक्षण विरोधी आंदोलन। अब ये आंदोलन हुआ क्या था, आपको पहले मैं ये बताऊं। 1979 में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री, तो इन्होंने मंडल आयोग बनाया था ये देखने के लिए कि भारत के अंदर जो और पिछड़े लोग हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ, और ये जो लिस्ट तो बनाई गई, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार चली गई, और फाइनली 1980 में इंदिरा गांधी जी वापिस आए, और 1984 में उनकी भी हत्या कर दी गई, तो वो भी चले गए। लेकिन जब फाइनली 1990 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं वीपी सिंह, तो इनके द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। मंडल आयोग के अंदर ये कहा गया कि भारत के अंदर एसटी और एससी कम्युनिटी के बाद एक और ऐसी कम्युनिटी है जो बैकवर्ड क्लासेस में आती है, जिसका नाम था ओबीसी। तो ओबीसी की शुरुआत 1990 में हुई है। 1990 से पहले इनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाता था, तो ओबीसी के अंदर भी कई कम्युनिटी को डाल दिया गया, और इसी का विरोध कर रहे थे दिल्ली के अंदर कई सारे लोग। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और एसयूएल के स्टूडेंट्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। दिल्ली के अंदर इस आरक्षण का विरोध किया जा रहा था कि पहले से ही एसटी एससी है, अब ओबीसी नहीं आना चाहिए। इसके लिए बसों को जला दिया गया, कई सरकारी दफ्तरों पर अटैक किया गया, सरकारी सर्विसेज पे अटैक किया गया, और स्कूल्स और कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है जिसका नाम है देशबंधु कॉलेज। देशबंधु कॉलेज के अंदर 1990 में एक स्टूडेंट था जिसका नाम था राजीव गोस्वामी। इसने अपने ऊपर मिट्टी तेल छिड़कर आग लगा ली। इसने कहा कि आरक्षण वापिस लो वरना आग लगा लूंगा, और आग लगा लेने के बाद इसका पूरा आधा शरीर जल गया। आप इस इमेज में देखिए, इसका पूरा आधा शरीर इस टाइम पे जल गया था, लेकिन आरक्षण तो वापिस नहीं लिया गया, और ये खुद कॉलेज के इलेक्शन में खड़ा हुआ, और इलेक्शन को ये जीत गया। और ये खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शन होते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का इलेक्शन लड़ा, और ये जीत भी गया, और ये फाइनली अध्यक्ष भी बना। लेकिन इसकी बॉडी इतनी जल गई थी कि ये एक ही साल अध्यक्ष रहा, और उसके बाद इसकी मौत हो गई। इसके मर जाने के बाद आंदोलन तो बहुत ज्यादा ही व्यापक हो गया, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी अन्य पिछड़े वर्ग को यानी ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया था उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, और डिसीजन सरकार के पक्ष में ही चुनाया। फाइनली काफी जगह दंगे फसाद हुए। राजीव गोस्वामी के मर जाने के बाद ये घटना अब नेशनल इशू बन चुका था, इसके बावजूद भी ओबीसी को लागू किया गया। अब वीपी सिंह को भाई ये लगा कि एसटी एससी तो पहले से चल ही रहे, अब ओबीसी रिजर्वेशन मैं दे दूंगा तो इनका नेता मैं बन जाऊंगा, भाई मेरे को वोट बैंक मिल जाएगा। तो ये सारी बातें सोच कर की गई, बट फाइनली आज भी जो ओबीसी की कम्युनिटी में आते हैं तो उन सबको आज रिजर्वेशन मिलता है, जिसकी शुरुआत 1990 में ही की गई थी, जिसके लिए काफी विरोध प्रदर्शन भी किया गया। इसके बाद भी ये लागू हुआ। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा आंदोलन है 1989 के सिख विरोधी दंगे। जो भी आंदोलन मैं आपको बता रहा हूँ, इससे दिल्ली की हालत बहुत ज्यादा बेकार हो रही है। इन सभी आंदोलन का प्रभाव दिल्ली पर ज्यादा पड़ रहा है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं कंटेम्प्रेरी दिल्ली वाले चैप्टर के अंदर। अब 1989 में क्या हुआ कि हरमिंदर साहिब में सैन्य कार्रवाई की गई, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा, और इसीलिए 1984 में ही इंदिरा गांधी जी के जो दो अंगरक्षक थे, सतवंत सिंह और बीरेंद्र सिंह, वो दोनों ही सिख थे, और इन्होंने गोली मार के इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी। और इसी दिन सिखों पर अटैक किया गया, और सिख विरोधी दंगे हुए, और पूरे भारत के अंदर चुन चुनकर सिखों को मारा गया। दिल्ली में हालत बहुत ज्यादा खराब हुई। 1984 में सिख विरोधी दंगे के अंदर कई सिखों के घर को जला दिया गया, सिखों पर अटैक किया गया, सैकड़ों सिख भाई बहन लोग मारे गए इस दौरान। तो इससे भी दिल्ली काफी प्रभावित हुई। तो ये रहे हमारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस चैप्टर के अंदर यही है कि समकालीन दिल्ली में कौन कौन से आंदोलन हुए, तो आपको राजीव गोस्वामी की जो घटना है आरक्षण विरोधी वाली, और 1984 का सिख विरोधी दंगा, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको इन घटनाओं का जिक्र करना होगा।
तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। तो इस पूरे बुक के अंदर शरणार्थी पे, दिल्ली के टाउन प्लानिंग यानी कि नगर योजना पे, एंड 1857 क्रांति और उसका परिणाम पे, और अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली को राजधानी क्यों बनाया गया इसके ऊपर, और अभी हमने जो ये 2 आंदोलन देखे इसको लेकर, इन पे ही क्वेश्चन आएगा, इसका बाहर कुछ नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बस थीम समझा दिया है, अगर आप समझ गए हो तो पूरा पेपर बना कर लेकर आ जाओगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि टाइम कम था, वरना मैं प्रॉपर तरीके से स्लाइड्स बनाकर बिल्कुल अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर आपको देता। टाइम कम था, मुझे माफ़ करना। बट आप जब कमेंट्स करते हो तो मुझे देखा नहीं जाता। आप सबके दुख और दर्द को मैं मुस्कान में बदलना चाहता हूँ, इसलिए रात दिन मेहनत करता हूँ। इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।